Hello friends, today we will started chapter number 8 of Science 2, Cell Biology and Technology. Now as we know, cell is the important structural and functional unit of the body. Means हमारी बॉडी जो भी यहाँ पर बनी हुई है, it contains numerous numbers of cells. तो एक सेल भी हमारे कुछ डैमेज हो जाता है, it will badly affect on our body. तो सेल जो है वो हमारे इसमें मीन्स हमारी बॉडी जो है दैट विल कम्प्लीटली मेड अप ऑफ द सेल. और अगर हम लोग अभी साइंस का डेवलपमेंट देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स निकले हुए हैं कि जिससे ये जो सेल्स हैं उन पर वर्क किया जाता है, जो यूज़फुल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें ऐड किए जाते हैं. तो ये सब जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं दैट्स आर इन द बायोटेक्नोलॉजी. तो इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं हाउ दिस सेल्स विल गेट्स डेवलप, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज नए नए आए हुए हैं जिससे ह्यूमन बीइंग को हमेशा बेनिफिट्स ही हुए हैं. तो जैसे हमने देखा था सेल, उसको हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इट्स कॉल्ड सेल. जब ऐसे बहुत सारे सेल एक साथ आते हैं देन इट विल फॉर्म्स अ टिश्यू. तो टिश्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड अ tissue. Then tissue can perform the function similar to that of the cell. सेल का जो फंक्शन होगा वही सेम फंक्शन टिश्यू भी यहाँ पर कैरिड आउट करता है. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कंडक्टिंग टिश्यू, ये होते हैं प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम. हमें पता है जाइलम से क्या ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम विल ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. ठीक है, ये जाइलम का फंक्शन होता है. तो यहाँ पर जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ है, एक सेल जहाँ पर होती है वो ये फंक्शन करती है. इसलिए पूरे जो हमारे इसमें टिश्यूज़ है वो क्या करेंगे, वाटर और मिनरल्स जो है उसको लीव्स तक पहुँचाने का काम ये जाइलम के टिश्यूज़ यहाँ पर करेंगे. उसी तरीके से फ्लोएम अगर हम लोग देखते हैं तो फ्लोएम जो भी प्रिपेयर्ड फूड है उसको बाकी के पार्ट्स जो है प्लांट्स के वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं. तो उसमें जो भी सेल्स है वो यहाँ पर वही काम करते रहेंगे. तो इसी तरह जो सेल का फंक्शन होगा वही सेम फंक्शन टिश्यूज़ द्वारा भी यहाँ पर किया जाएगा. हमारे इसमें मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जो मसल्स हमारे होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का यहाँ पर हम लोग उसको उस मसल्स को देख सकते हैं, विच विल हेल्प्स अस इन द लोकोमोशन. सिमिलरली यहाँ पर जो सेल्स है उस वही सेम यहाँ पर वही काम करते हैं. अब ये जो टिश्यू कल्चर हम लोग देखते हैं, तो टिश्यू कल्चर क्या है, तो यहाँ पर जो टिश्यूज़ है वो टिश्यूज़ किसी प्लांट से या किसी एनिमल से निकाले जाते हैं और फिर उसी सेम टाइप्स के टिश्यूज़ फिर से डेवलप किए जाते हैं इन द लेबोरेटरी. तो यहाँ पर ये जो लेबोरेटरी में तैयार हो रहे हैं ये टिश्यूज़ किसी दूसरी जगह पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे मेडिकल पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये जब पूरा स्टडी करते हैं, ये जो टिश्यू यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर. और यहाँ पर इस टिश्यू कल्चर की अलग अलग स्टेप्स होती हैं. ये स्टेप्स हमें इस डायग्राम से यहाँ पर पता चल जाएगी. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सोर्स प्लांट. अब ये सोर्स प्लांट में क्या होगा, इससे यहाँ पर टिश्यूज़ निकाले जाएंगे. तो इसमें से हमने लिया हुआ है बल्ब कॉर्न ऑफ सोर्स प्लांट. ठीक है, जिसका जो बल्ब होता है वो कॉर्न यहाँ पर लिया है. फिर उसको हमने यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, एक बॉटल में उसको कन्वर्ट करते और यहाँ पर उसके लिए रिक्वायर्ड जो भी टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, मीन्स जो भी एटमॉस्फेयर उस सेल्स टिश्यूज़ के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है. दैट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट. तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर होगी प्राइमरी ट्रीटमेंट. देन प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पर रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन यहाँ हमें दिख रहा है. तो इस रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं ऐसा दिखेगा, मीन्स उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हुआ है. जो सिंगल यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट में था वो रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में आने की वजह से वहाँ पर उसका नंबर बढ़ गया है.
देन नेक्स्ट इज शूटिंग एंड रूटिंग, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन होने के बाद यहाँ पर शूट और रूट दोनों डेवलप हुए हैं। प्लूमेले जो है उससे शूट डेवलप होगा और रेडिकल जो है उसमें से रूट डेवलप होगा। एंड देन उसे बाहर निकाल कर हम लोग उसका प्राइमरी हार्डनिंग करते हैं। प्राइमरी हार्डनिंग मीन्स एक ही जगह पर उसको एक ही, जैसे सिंगल ट्रे है उसी में उसे ग्रो किया जाता है। और एक बार वो प्राइमरी हार्डनिंग के बाद उसके ग्रो हो गए, देन दे विल ट्रांसफर टू द सेकेंडरी हार्डनिंग। अब सेकेंडरी हार्डनिंग में उसे अलग अलग बो किया हुआ है और फिर उसे ग्रो होने के लिए वहाँ पर रख दिया है। और एक बार अगर प्लांट ग्रो हो जाए देन इट विल कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो खुद यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके उनकी ग्रोथ यहाँ पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकती है। मीन्स एक ही जो सोर्स प्लांट से हमने निकाला हुआ था उसी को ग्रो करके हम लोगों ने यहाँ पर नंबर ऑफ ऐसे प्लांट्स तैयार किए हैं या वैसे टिश्यूज़ फिर से तैयार किए हुए हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर। नाउ द नेक्स्ट इज साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी क्या होता है? सिंपली इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको अलग मीन्स अगर अंडर माइक्रोस्कोप हम लोग देखते हैं हमारे सेल्स तो हमें यहाँ डायग्राम में जैसे दिखाए हुए हैं ऐसे अलग अलग टाइप्स के सेल हमारे इसमें दिखते हैं। तो ये साइटोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स and organelles of the cell, cell division and some other aspects together is known as cell biology or cell cytology। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, सेल को हमने थरोली स्टडी किया है। कौन कौन से टाइप्स के सेल होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनके पार्ट्स कौन से होते हैं, सेल डिवीजन प्रोसेस कैसे होता है और उससे रिलेटेड जो कुछ भी एस्पेक्ट्स है उन सभी को देखने के लिए हमें यहाँ पर जो स्टडी की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। अब जैसे रिवॉल्यूशन हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो इन सब में कुछ एडवांस कैरेक्टर्स जब आते हैं तो उसमें ये सेल जो होते हैं दैट विल कैरीज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और ये जो वर्क है ये मोस्टली लेबॉर्ट्री में होता है, तो उसके लिए वैसे लेबॉर्ट्रीज भी वहाँ पर डिज़ाइन किए हुए रहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं दैट इज़ द नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस। ठीक है, सेल साइंसेस में ये नेशनल सेंटर है जहाँ पर सेल्स की स्टडी होती है। तो ये सेंटर है यहाँ पुणे में, उसमें ये स्टडी होती है। एंड सिमिलरली इंस्टेम, ये भी एक नाम है इंस्टीट्यूट का, दैट इज़ एट बेंगलुरु। नाउ जब हम सेल पढ़ रहे हैं तो जो प्राइमरी सेल होता है जिसको हमने किसी सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है वो यहाँ पर उसको हम लोग कहते हैं स्टेम सेल। और उससे फिर उसका डिवीजन होकर हम लोग उसमें से अलग अलग टाइप्स के सेल यहाँ बना सकते हैं। तो ये जो स्टेम सेल होते हैं उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो ये स्टेम सेल क्या है, यहाँ पर ये स्टेम सेल क्या है, यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दैट गिव्स राइज टू सेल्स ऑफ ऑल अदर टाइप्स आर कॉल्ड स्टेम सेल। ठीक है, जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती हैं और उसी एक सेल से हम लोग बाकी सभी टाइप्स के सेल बना सकते हैं। ऐसे स्पेशल टाइप की जो सेल होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल। अब ये स्टेम सेल कहाँ से निकलती है? तो जैसे ज़ाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होकर ज़ाइगोट्स फॉर्म होगा, तो उसमें से हम लोग इस टाइप के सेल्स यहाँ पर निकाल सकते हैं और उसमें से नए और सेल्स जो है वो फिर से हम लोग बना सकते हैं। नया पूरा बॉडी स्ट्रक्चर भी हम लोग उसमें से बना सकते हैं। उसी स्टेम सेल से नए टिश्यूज़ हम यहाँ पर लेबॉर्ट्री में बनाए जाते हैं। इसलिए
किसी भी टाइप का अगर कुछ आपको जख्म हुई है या वाउंड हुआ है, उसको ठीक करने के लिए, उसको इनहेल करने के लिए ये जो स्टेम सेल होती है दैट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टेम सेल। अब ये जो स्टेम सेल है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं और फर्दर डेवलपमेंट जब भी हो रहा है तब यहाँ पर ये सेल मीन्स एक ही सिंगल सेल से हमारे इसमें अलग अलग टाइप्स की जैसे डेवलपमेंट होते जाएगा वैसे वैसे अलग अलग टाइप्स के सेल यहाँ पर बनते जाएंगे। और ये जो यहाँ पर फॉर्म हुए हैं वो यहाँ डिफरेंट फंक्शन मीन्स जैसे सेल का एक यूनिट बन गया, सेल कंबाइन हो गए तो उसको हम लोग टिश्यूज़ बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग टिश्यूज़ यहाँ पर फॉर्म हुए हैं तो ये टिश्यूज़ यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस कैरिड आउट करते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टेम सेल। और एक बार ये नए टिश्यू यहाँ पर बन गए देन उसकी कैपेसिटी जो होती है फिर से डिफ्रेंशिएट होने की वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और उससे वो सेम उसी टाइप के जो सेल्स होते हैं उसको ये बना सकते हैं। दैट इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द स्टेम सेल्स। देन वेयर द स्टेम सेल्स फाउंड। अब हमने तो कहा कि हमारे बॉडी से हम लोग ऐसे स्टेम सेल निकाल सकते हैं, तो कहाँ कहाँ पर हमें ये मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट इन द यूट्रस ऑफ द मदर, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसमें से ये निकाल सकते हैं। इन द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्राम दिया है तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ दिस ब्लास्टोसिस्ट। तो उस इसमें भी ये यहाँ पर हम लोग स्टेम सेल निकाल सकते हैं। रेड बोन मैरो, यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि बोन मैरो मीन्स हमारे बोन्स के अंदर की जो भी यहाँ पर गैप होती है उसमें ये बोन मैरो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस बोन मैरो से भी यहाँ पर ये स्टेम सेल हमें पता चलती हैं। देन इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मीन्स जो हमारे जनरली शोल्डर बोन में होता है और नी बोन में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़। ये एडल्ट ह्यूमन बीइंग से हम लोग उसे निकाल सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड ऑल्सो, ठीक है। ब्लड में भी ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसको निकालना पॉसिबल तो होता है और उसे डिफरेंट टिश्यूज़ भी हम लोग बना सकते हैं। तो किसी भी पार्ट की अगर किसी भी ऑर्गन की अगर इंजरीज होती हैं इन दैट केस ये जो टिश्यू कल्चर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसको प्रिजर्व कैसे करना है, क्योंकि अगर हमें उसकी स्टडी करनी है या अगर हमें इसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, तो इन केस इन फ्यूचर अगर हमें कहीं इसका इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे अब जो निकाला हुआ है यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया है ब्लास्टोसिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तब हमने स्टेम सेल निकाल के रखे, फिर उस बेबी का बर्थ हुआ, वो बेबी बड़ी हुई आफ्टर द एज एट 55, अगर उसका एक्सीडेंटली कुछ उसको ज़रूरत पड़ती है तो उस समय उसे ये जो स्टेम सेल हमने बर्थ के टाइम पे यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एट द एज ऑफ 55। बट कंडीशन क्या रहेगी यहाँ पर, उस सेल्स को, उस स्टेम सेल को हमने प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए क्या है, जहाज़ कहीं से भी हमने ये स्टेम सेल निकाला हुआ है, फिर वो अम्बिलिकल कॉर्ड से हो, रेड बोन मैरो से हो, ब्लास्टोसिस्ट से हो, जहाँ कहीं पर भी हमने इसे निकाला हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग उसे स्टेराइल वायल्स में उसको निकाल के रखेंगे, ठीक है। और ये जो वायल है ये लिक्विड नाइट्रोजन के प्रेजेंस में 8 -135 डिग्री सेंटीग्रेड टू -190 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें उसे प्रिजर्व करके रखना है, उसको हमें स्टोर करके रखना है ताकि लॉन्गर पीरियड तक ये जो सेल्स है ये हमारे प्रिजर्व उसी कंडीशन में रह सके, ताकि जब ज़रूरत पड़े
तब हम उसको फिर से डेवलप करके उसका यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये जो प्रिजर्वेशन है दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द use of this stem cell. Then stem cell research. The revolutionary event that occurred in biotechnology is stem cell research. Okay, ये एक रिवॉल्यूशनरी मीन्स नया नया इसमें कुछ फाइंड आउट होते जाता है। दिस रिसर्च विल कॉज अ फंडामेंटल चेंजेस इन मेडिकल साइंसेस। इसकी वजह से हमारा जो मेडिकल साइंस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। अब जैसे मैंने आपको लास्ट में कहा था ब्लास्टोसिस्ट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आता है, जब गमीट फॉर्मेशन हुआ है, उसमें एक सेल है, एक सेल्स जब ये ब्लिस्टोसिस्ट में आती हैं तो उससे अनेक ज़्यादा सेल बनते हैं और फिश में जो सेल्स बने हुए हैं उसमें से एक एक सेल जो है उसको हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं। तो कुछ जो है ब्रेन की सेल्स बनाते हैं, कुछ जो है वो यहाँ पर ब्रेन की सेल बनाए हुए हैं, यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स बनाए हुए हैं, क्लैडियोकाइनेसिस बना है, रेड ब्लड सेल, फैट सेल, एक्टोसाइट्स, कार्डियक सेल्स, ऐसे अलग अलग टाइप्स के सेल यहाँ पर बनते जाते हैं सिर्फ इस ब्लिस्टोसिस्ट में बने हुए सेल से। और उसमें से लिए कितने हैं? ओनली सिंगल वन सेल दे विल यूज्ड, एक ही सेल हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो स्टेम सेल्स हैं इसका यूटिलाइजेशन हम अलग अलग वर्क के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। दैट इज़ द स्टेम सेल रिसर्च। देन जैसे हमने दो पार्ट्स इसके देखे हुए हैं, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। मीन्स जब एम्ब्रियो रहता है, हमने देखा कि यहाँ पर जो एग और ओवम होता है ये जब फर्टिलाइज होगा दैट टाइम देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड दैट जाइगोट इज़ डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो होता है इस एम्ब्रियो में यहाँ पर सेल्स फॉर्म होंगे। जैसे यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पर कि ये जो है दिस इज़ द फर्टाइल एग। अब ये जो फर्टाइल एग है इससे कुछ सेल्स यहाँ पर फिर से फॉर्म हुए। यहाँ पर ये सिंगल था, ये यहाँ पर 4 बन गए हैं। तो क्या कैसे होता है ये? जनरली एक जो फर्टिलाइज एग है हमारे इसमें, तो हमें पता है कि ये फर्टिलाइज हुआ है ओवम और स्पर्म और एग से, उससे ये जाइगोट बन गया। फिर उसका माइटोसिस डिवीजन होता है, उस माइटोसिस डिवीजन से 4 सेल्स यहाँ पर बन गए। देन 4 सेल्स कहाँ पर आ गए हैं? दीज आर कम्स इनटू द दिस ब्लास्टोसिट्स में यहाँ पर आए हुए हैं। तो जैसे 14 डे मीन्स फर्स्ट डे पे अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जो 14 डे होगा तो उस 14th डे पर ये सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट्स होने के बाद यहाँ पर 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, 220 टाइप्स की डिफरेंट सेल्स यहाँ पर बॉडी में तैयार होना स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है दैट विल स्टार्टेड ऑन 14th डे। और इससे हमें ऑस्टियोसाइट्स, जैसे बोन के सेल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, हिपैटोसाइट्स लीवर के सेल्स, न्यूरॉन्स ब्रेन के सेल, कार्डियक हार्ट के सेल, इस तरीके से एक सेल जो है वो कन्वर्ट, जैसे हमने लास्ट डायग्राम में देखा था कि एक एक सेल से अलग अलग सेल्स बन रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग सेल्स यहाँ पर बनते जाएंगे और इससे हमारा जो आगे का फंक्शन है वो उससे कैरिड आउट, मीन्स वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो वहाँ पर बन रहा है वो उसी एक सेल से बनते जाते हैं। दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्टेम सेल। अब बिफोर डिफ्रेंसिएशन में जैसे हमने कहा कि यहाँ पर 220 डिफरेंट सेल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, तो ये सेल्स फॉर्म होने के पहले की जो स्टेट्स होती हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक सेल स्टेट। जैसे ब्लिस्टोसिट से हमने देखा कि यहाँ पर ये बीच की हमें स्टेप दिख रही है एंड देन इन दिस पेट्री डिश देयर आर डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये डिफरेंट सेल्स जो है
देन दीज सेल्स आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल। ठीक है, ये जो इसके सेल्स है इसकी एबिलिटी होती है टू मल्टीप्लाई, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं पेरेंट सेल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल। ये जो यहाँ पर बने हुए हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इसी को हम लोग बोलेंगे पेरेंट सेल, क्योंकि इसी से हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। देन इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एक बार हमने ये सेल्स यहाँ पर ले लिए, तो ये जो सेल्स यहाँ पर हमें मिले हैं तो कुछ उसके बाद फिर डेवलप हो गए न्यूरॉन सेल्स में, कुछ एपिथेलियल सेल्स में, कुछ लिवर के सेल्स में, इस तरीके से उसमें उसका डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ये जो हो रहा है इसके बाद का डिफ्रेंसिएशन, बट एक बार अगर यहाँ पर जो टिश्यूज़ हमारे फॉर्म हुए हैं तो इनकी कैपेसिटी नहीं रहती है कि फिर से वो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। ठीक है, जो ये स्टेम सेल्स हैं उसको हमें प्रॉपरली कलेक्ट करके रखना है बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, मीन्स जो हमने यहाँ पर पेट्री प्लेट में दिखे हुए ये जो यहाँ पर सेल्स हमें दिख रहे हैं इसको हमें स्टोर करके रखना है, क्योंकि एक बार अगर ये किसी इसमें कन्वर्ट हो गए, किसी स्पेशल टाइप के सेल में अगर ये कन्वर्ट हो गए तो उसके बाद हम लोग उसका नेचर जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी स्टेज में उसे हमें स्टोर करके रखना है, उसको कल्चर्ड करके रखना है। देन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टिमुलस स्टेम सेल्स ट्रांसफॉर्म themselves into desired type of cells transform into the different types of cells, and उसके बाद फिर एक बार टिश्यू बन जाएंगे और then it will get converted into the organs. Okay, this is the embryonic stem cell. Now second type is adult stem cell. अब adult stem में क्या होगा, जब तक हमने ये एम्ब्रियोनिक देखा तो जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है वहाँ तक ये था। अब एडल्ट स्टेम सेल में जब होल बॉडी ग्रो हो जाती है तो तब जो भी सेल्स हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट स्टेम सेल। तो ये कहाँ से मिलता है, उसके सोर्सेस क्या है, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो ना इस बोन के अंदर होते हैं, दैट इज़ द रेड बोन मैरो। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, these are the adipose connecting tissue. Blood sample, then cord present, cord blood means जो प्लेसेंटल कॉर्ड होता है, प्लेसेंटा और कॉर्ड जो होता है वहाँ से भी जो ब्लड सैंपल्स हमने निकाला हुआ है आफ्टर द बर्थ वो भी हम लोग यहाँ पर एज अ स्टेम सेल करके यूज़ कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर डायग्राम्स में दिखाया गया है उसी तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट करके जो भी हमारी ज़रूरत है उसको हम लोग यूटिलाइज करके उससे वो पर्टिकुलर जो वुंड हमें हुआ है दैट विल गेट्स इनहेल्ड। देन यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स, अब कहाँ पर इसका यूज़ होता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो उसको रीजेनरेटिव थियरी पे, मीन्स कोई भी अगर रीजेनरेट हमें करना है तो इस थियरी में उसका यूज़ होता है। सबसे पहला है इसमें सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल्स जो होती हैं वो कोई भी सेल रिप्लेस हो करनी है हमें, या डेड सेल हुई है या इंजर्ड हुई है, उस कंडीशन में हम लोग उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, इन सभी में यहाँ पर ये जो सेल है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ भी होता है, पार्किंसंस डिजीज़ जो होते हैं यहाँ पर भी सेल जो होते हैं दैट विल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये जो सेल्स हैं ये हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। देन सेकेंड इज टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड इन कंडीशंस लाइक एनीमिया, थैलेसेमिया, ल्यूकेमिया एक्सेट्रा। मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइप्स के सेल्स जो होते हैं उसको हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। नाउ इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गन्स, जैसे किडनी फेलियर है या लीवर फेलियर है, उस कंडीशन में भी अगर हम लोग
स्टेम सेल हमारे पास है, तो ये स्टेम सेल निकाल कर हम लोग उसको डेवलप करते जाएंगे, उसको कल्चर हम लोग करते जाएंगे, तो ये नए ऑर्गन्स जो हैं वो यहाँ पर बन सकते हैं और इसको फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नाउ दैट इज़ द वेरी कॉस्टली प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इज ऑल्सो देयर, बट हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि ये जो प्रोसेस है ये हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा है, ये स्टेम सेल से ये इस तरीके के सेल्स यहाँ पर तैयार हुए हैं, वो अपने इसमें से डेवलप यहाँ पर हो सकते हैं। नाउ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या होगा, एक ऑर्गन निकाल कर उसको दूसरे जगह पर डाल देना है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हमें उसमें डिटेल में पढ़ना है कि किस तरीके से या क्या ज़रूरत होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, उससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये जो है ये सब लोग हम लोग इसमें देखेंगे। तो अगर हमारा कोई ऑर्गन है, जैसे हमने किडनी देखा है या लीवर देखा है, आजकल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, तो उस कंडीशन में क्या कि अगर किसी का ये जो ऑर्गन है ये अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ये फंक्शनलेस ऑर्गन है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को बचाने के, उसका लाइफ सेव करने के लिए ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है दैट इज़ अ वेरी हेल्पफुल मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, स्किन ट्रांसप्लांटेशन है, तो यहाँ पर जैसे सूटेबल डोनर यहाँ मिलता है और उनके बाकी के भी फैक्टर्स होते हैं वो भी अगर मैच हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे किडनी में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे बॉडीज़ में 2 किडनी होती हैं, तो बॉडी का फंक्शन जो होता है वो पूरा फंक्शन एक किडनी पर भी हो सकता है। अगर उसके कोई रिलेटिव्स है जिसकी किडनी दोनों खराब हुई हैं, तो अगर वो पर्सन अपनी एक किडनी में दे देता है उस दूसरे पर्सन को, तो उस कंडीशन में उस दोनों की लाइफ यहाँ पर सेव हो सकती है और किडनी का जो फंक्शन है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली कैरिड आउट होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर देखे जाते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप है, देन कुछ डिजीजेस जो डोनर है या फिर जो एक्सेप्टर है, दोनों को भी कुछ लॉन्ग टर्म डिजीजेस नहीं होनी चाहिए, उनमें कुछ डिसऑर्डर्स नहीं चाहिए, एज फैक्टर है, ये सभी जो है वो दोनों के यहाँ पर चेक किए जाते हैं और अगर वो मैचिंग हो जाए, उनका मैच अगर हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो ट्रांसप्लांटेशन है वो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। तो इसके लिए हमें हमेशा हेल्दी डोनर होना ज़रूरी होता है। देन फॉर किडनी एंड स्किन लाइफ डोनर कैन बी टेकन, बट किडनी और स्किन अगर लें तो उसके लिए जो जीवित होता है वो यहाँ पर हमारे काम में आ सकता है, बट जो लीवर, हार्ट और आइज़ के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें आफ्टर डेथ जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टह्यूमसली, तो उसमें यहाँ पर ये ऑर्गन्स उसमें डोनेट कर सकते हैं। उसी टाइप से अगर हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये जो ऑर्गन्स है अगर ये हमारे इसमें सिंगल होते हैं, ये अगर यहाँ कुछ उन्हें फंक्शन तो पूरे लाइफ यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, बट आफ्टर डेथ अगर डेथ हो गई और उसके कुछ घंटों तक हमने इन्फॉर्म किया, तो प्रॉपरली वो कमेटी यहाँ पर आकर अपने ऑर्गन्स जो हैं, हार्ट हैं या फिर लीवर हैं, उसको निकाल लेते हैं और फिर दूसरे की बॉडी में उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये ऑर्गन से ये हमें आफ्टर डेथ ही मिल सकते हैं। देन ऑर्गन और बॉडी डोनेशन। अब यहाँ पर किसी पर्सन जो है या जो पेशेंट है उसका अगर गुड कंडीशन में है और फंक्शन भी प्रॉपरली हो सकता है, तो ये यहाँ पर अपने वो ऑर्गन्स यहाँ दे सकते हैं और दूसरे पेशेंट्स का लाइफ बचा सकते हैं। और ड्यू टू द प्रोग्रेस इन साइंस such donations are possible. The awareness about the posthumous donation should increase so that people can donate their bodies voluntarily. मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि जो
जिसकी डेथ हुई है तो उसको अगर अवेयरनेस है, उसने अगर अपने किसी लोगों को बता कर रखा है कि नहीं मुझे मेरा ये पार्ट्स, क्योंकि उसके लिए भी जो फॉर्मुलेशंस होता है, जो फॉर्म यहाँ पर भर के देना पड़ता है, वो अगर उसने भर के दिया है तो घर वाले जो जब इन्फॉर्म करेंगे तो वहाँ की कमेटी आकर ये निकाल देगी। तो ये जो अवेयरनेस है ये हमें सोसाइटी में देना है ताकि दूसरे लोगों की लाइफ यहाँ पर सेफ हो सकती है। और उसके लिए एक एक्ट भी निकाला हुआ है, ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 में। और उसके फिर कुछ डिफरेंट अमेंडमेंट्स भी यहाँ पर आए हुए, जिसमें कुछ डेवलपमेंट किया है 2009 में, 2011 में एंड 2014 में। तो ये इस अकॉर्डिंग लॉ के एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी डोनर अपनी बॉडी को डोनेट करना चाहता है या अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहता है तो वो इसको डोनेट कर सकते हैं। और यहाँ पर किसी को भी कोई चीटिंग जो है वो भी यहाँ पर नहीं होती है। देन किस तरीके से हो सकता है, एक तो ऑर्गन डोनेशन। इस ऑर्गन डोनेशन मीन्स क्या क्या हो रहा है इसमें, जैसे नेत्रदान हम लोग कहते हैं, तो आइज़ डोनेशन हो सकता है, लीवर डोनेशन हो सकता है, किडनी, हार्ट वॉल्स, स्किन, ये सभी इस डायग्राम में जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आइज़ डोनेशन दिया है, लंग्स दिया है, लीवर, बोन, स्किन, किडनी, पैनक्रियाज, हार्ट, ये सभी ऑर्गन्स जो हैं ये हम लोग उसको डोनेट कर सकते हैं। इसमें जो सिर्फ किडनी और स्किन है, ये दोनों हम लोग जब जीवित हैं, जब अलाइव है, दैट टाइम वी कैन डोनेट। बट बाकी की जो है आइज़, लंग्स, लीवर, बोन, हार्ट एंड पैनक्रियाज, ये हम लोग आफ्टर डेथ दैट इज़ पोस्ट ह्यूमरस हम लोग उसको दे सकते हैं। और अगर कोई चाहता है तो वो बॉडी डोनेशन भी यहाँ पर कर सकता है। मीन्स डेथ होने के बाद बाकी के जो कुछ भी यहाँ पर फ्यूनरल एक्टिविटीज़ होती है वो ना करते हुए यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर पूरी बॉडी डोनेट की जाती है ताकि जो भी रिसर्च स्टूडेंट्स है मेडिकल साइंसेस के, उनको ये बॉडी स्टडीज़ के लिए यहाँ यूज़ होती है। तो इस तरीके से बॉडी डोनेशन ये भी एक क्राइटेरिया अभी मेडिकल साइंसेस में डेवलप हुआ है। और ये अवेयरनेस की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर रेडी टू डोनेट देयर बॉडीज़ आफ्टर डेथ।